अब देखते हैं हम लोग संगमकालीन समाज की आर्थिक संरचना के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कृषि के बारे में। आखिर कृषि जो है किसी भी समाज का क्या होता है, सबसे बड़ा रीढ़ होता है। तो कृषि की उस सोसाइटी में कृषि की क्या हालत था वो देखो। अभी हमने बताया था जो कावेरी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र था, ये जो कावेरी नदी की जो बात हम जो कह रहे हैं, तो कावेरी नदी जहाँ पर कि जो बांध बनाया था करिकल के माध्यम से, जहाँ पर बांध बनाया गया था, तो कावेरी नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र था वो क्या था, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। और अच्छा, उपजाऊ क्षेत्र का मतलब वहाँ पर क्या था, वहाँ का जो भूमि था बहुत ही उर्वर था। तो जब जिस एरिया में जहाँ की भूमि काफ़ी उर्वर रहेगी वहाँ पर कृषि का उपज क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पे फसल ज़्यादा होगा। जब फसल ज़्यादा होगा तो कृषि अधिशेष की स्थिति होगी ना, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास अनाज उपलब्ध होगा। तो हमारे पास जब सरप्लस की स्थिति होगा तो ऐसे में क्या होता है, शिल्प उद्योग का विकास होता है। तो कई प्रकार की जो क्राफ्टिंग का काम है वो हमारे यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगा। बर्तन कला का विकास होगा, मूर्ति कला का विकास होगा, ऐसे कई प्रकार का कला का विकास होगा। ठीक है। और यहीं से क्या होता है, श्रम का विभाजन होता है, क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग खेती करते थे। अब देखो, अब काम करने का दायरा बढ़ चुका है। अब सिर्फ कृषि नहीं, कृषि के अलावा बहुत सारे कार्य बढ़ चुके हैं। लोहार है, बुनकर है, ऐसे कई प्रकार के कार्य हैं। अब इसमें क्या होगा, श्रम का विभाजन होता है, मतलब कि लोगों का अब काम का अलग अलग दायरा बढ़ते चला गया। और उसी में विशेषीकरण, मतलब कुछ लोग स्पेशलिस्ट हो जाते हैं उस काम के। जैसे कोई बढ़ई है तो बढ़ई का काम अगर करता है वो उसी काम में इतना स्पेशलिस्ट हो जाता है कि उससे बेहतर उस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ठीक है। तो अब इसके वजह से क्या होगा, सूती कपड़ा उद्योग का इंडस्ट्री बनेगा, क्योंकि जो दक्षिण भारत का जो एरिया है वहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा है, तो कॉटन वहाँ पे ज़्यादा उगेगा। चर्म उद्योग, जो जानवरों को जो खाल वगैरह उदाड़ के उसे चमड़ा निकाल के चर्म उद्योग, जूते चप्पल वगैरह सब बनेगा। और उसके बाद नमक उद्योग। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, श्रम का विभाजन के अलावा अलग अलग श्रम में स्पेशलाइजेशन भी दिखता है ना। उसके अलावा कृषि जो कि आय का सबसे ज़्यादा प्रमुख स्रोत हर एक काल में देखते हैं। किसी भी राजा का जो पुराने टाइम में जो पढ़ते थे, आय का जो जिसको कि भू राजस्व कहते हैं, वो भू राजस्व कहाँ से मिलता था हमको, कृषि से मिलता था। अच्छा, भू राजस्व का जो निर्धारण होता था वो कैसे होता था, ये नहीं कि चलो अंग्रेज़ों की तरह इतना आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। ज़मीन का साइज नाप लेता था और नापने के बाद डिसाइड करता था कि आपको कितना देना पड़ेगा। तो ज़मीन का जो, अच्छा, भू राजस्व का दूसरा नाम क्या था, कदमई, ये नाम ध्यान रखना है। भू राजस्व का दूसरा नाम क्या है, कदमई बोलते हैं। और इसका जो निर्धारण होता था वो कैसे होता था, यानी कि कदमई का जो निर्धारण होता था वो ज़मीन को नाप करके होता था। तो ज़मीन को नापने के लिए तो इकाई चाहिए। जैसे अभी के हिसाब से अगर देख, जैसे कट्ठा, बीघा, एकड़ ऐसे बोलते हैं, तो उस समय कौन सा चलता था यूनिट, वेली और निवर्तन। याद रखना है, ज़मीन को नापने की इकाई क्या है, वेली या फिर निवर्तन। तो वेली, निवर्तन, ये इसका ज़मीन को नापने की इकाई है। इसके अलावा देखते हैं, क्योंकि कृषि उन्नत तभी होगा ना जब हमारी सिंचाई व्यवस्था काफ़ी अच्छा होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जो 160 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर बांध बनवाया जाता है ना। तो अब सिंचाई व्यवस्था जब बेहतर होगा तो सिंचाई व्यवस्था कैसे होगा, नहर और तालाब से सिंचाई ज़्यादातर होगा। तो जो नहर वगैरह जो इसके साइड से जो बांध वगैरह जो बनाया, तो साइड से कई प्रकार का नहर भी निकला होगा। तो नहरों का पानी कहाँ तक पहुँचेगा, खेत तक पहुँचेगा। अच्छा, इसके अलावा कई प्रकार के वहाँ पे राजा के माध्यम से कई प्रकार के तालाब का भी खुदाई होता है। तो सिंचाई का व्यवस्था काफ़ी बेहतर था। इसी के वजह से इतना सारा जो है आप जो ढांचा देख, जो कृषि का जो अधिशेष हो रहा है, व्यापार वाणिज्य का जो हो रहा है, वो सिंचाई व्यवस्था जब तक बेहतर नहीं होगा तो कृषि अधिशेष होगा कैसे। तो देखो, तो नहर और तालाब से सिंचाई होता था और इसके लिए क्या होता था, राज अतिरिक्त कर भी लेता था। सिंचाई जो आपको जो एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह जो दे रहा है उसके बदले राजा जो है वो आपसे अतिरिक्त कर भी लेता था। ठीक था। अब जरा देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य को समझते हैं। वो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बातें था वो हम लोग समझ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की बात करें, तो जब कृषि की स्थिति अच्छी होगी तो ऐसे में क्या होगा, व्यापार वाणिज्य भी क्या होगा, काफ़ी अच्छा चलेगा। अब निर्यात की वस्तु की बात करें तो चूंकि उस समय निर्यात भी बहुत ज़्यादा होता था, निर्यात में क्या होगा, मसाले, रत्न और हाथी दांत, ये हम लोग रोमन साम्राज्य को यहाँ से क्या करते थे, निर्यात करते थे। और बदले में वहाँ से हम लोग सोना, चांदी, मदिरा वगैरह ये सब चीज़ क्या करते थे, हम लोग आयात करते थे। उसके अलावा देखते हैं कि आंतरिक और बाह्य व्यापार भी ज़बरदस्त था। आंतरिक व्यापार का मतलब क्या होता है कि दो राज्यों के बीच व्यापार, जैसे कि उत्तर भारत का दक्षिण भारत से जो व्यापार होता था उसको कहते थे इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या होता था, जब एक क्षेत्र जब दूसरे देश से राज्य, मतलब कि जब जैसे रोमन साम्राज्य से जो हमारा व्यापार होता था उसको क्या बोलते थे। और दोनों ही डेवलप्ड कंडीशन में था। सबसे अच्छी बात है ऐसा नहीं कि छिटपुट टाइप का व्यापार होता था, तो ज़बरदस्त तरीके से व्यापार होता था। यहाँ पर पूरा का पूरा जो मदुरै का एरिया जो हम देखते हैं, मदुरै का जो ये एरिया यहाँ पर मदुरै है, मदुरै का पूरा एरिया में जो है अच्छा खासा रोमन सम्राट वगैरह यहाँ पर जो आते थे कभी कभी, और वहाँ के जो राजदूत वगैरह भी आते रहते थे।
इसके अलावा देखते हैं कि इसी संगमकालीन के समय में सोने के सिक्के भी जारी किए गए थे। उस सोने के सिक्के का नाम क्या था? कासु, कनम और पोनू। क्या नाम है? कासु, कनम और पोनू। ये दरअसल क्या था? सोने का सिक्का है। तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन से सोने के सिक्के थे। अब ये अजीब अजीब सा नाम है तो आपको तो रटना पड़ेगा, कासु, कनम और पोनू। अब देखते हो उस समय कुछ जो फेमस बंदरगाह भी था जहाँ से व्यापार काफ़ी अच्छा होता था, जिसमें से अगर मुजरिस की बात करें तो जो पश्चिमी तट पे था, जो केरल के आसपास का जो एरिया है, और उसके अलावा पूर्वी तट पे पुहार काफ़ी फेमस था वहाँ पे, है ना। तो वैसे तो और भी कई सारे बंदरगाह, लेकिन जो फेमस था वो कौन सा था? पुहार और ये मुजरिस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, कारूकारा जो था एक प्रकार का सीमा शुल्क था। जब विदेशी व्यापारी लोग यहाँ पर कोई सामान लेकर आते थे तो सीमा पर यानी कि बॉर्डरी पर, यानी कि जब वो सामान लेकर आते थे तो वहीं पर टैक्स लगाया जाता था। तो क्या नाम था उसका? कारूकारा। ताकि जब वो भारत में बेचने के लिए आए तो उससे पहले उसको पैसा देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क देने के बाद ही आपको अपने यहाँ मार्केट में एंट्री करने देंगे। नहीं देंगे शुल्क तो आपको एंट्री करने हम नहीं देंगे। अच्छा, व्यापार के साक्ष्य कहाँ से पता चलता है? जैसे अरिकमडू जो क्षेत्र है वहाँ का, वहाँ से दरअसल रोमन बस्ती का साक्ष्य मिला था। अब सीधी सी बात है, रोमन साम्राज्य का बस्ती अगर यहाँ होगा तो निश्चित रूप से किस लिए होगा? वो व्यापार करने के लिए होगा। और वहीं पर आगदस और टिबिरियस जो रोमन सम्राट था उसके द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे वो भी यहाँ पर मिलता है, क्योंकि वही सिक्का वो लोग लेकर आता होगा और यहाँ से क्या लेके चला जाता होगा? मसाले, रत्न, हाथी दांत, ये सब चीज़ यहाँ से लेके चला जाता था, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा जो टॉपिक था, हम लोग क्या देखें इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। कृषि की स्थिति काफ़ी अच्छी थी क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी बेहतर थी। भूमि का नाप हम लोग किस तरीके से करते थे? वैली और निवर्तन के माध्यम से, और भू राजस्व को कहते थे कदमई। कावेरी नदी के दलटाई क्षेत्र के चूँकि एरिया वहाँ पर काफ़ी भूमि उर्वर थी और इसके वजह से वहाँ पे और सिंचाई व्यवस्था भी बेहतर था, और इसके वजह से क्या हुआ? कृषि उपज बढ़ा और उससे अधिशेष बढ़ा, जिससे कि शिल्प उद्योग का बेहतर विकास हुआ। और विकास ही नहीं हुआ बल्कि श्रम का विभाजन के साथ साथ उसका स्पेशलाइजेशन भी हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखें तो व्यापार वाणिज्य काफ़ी अच्छा था। सोने का सिक्का में कासू, कनम और पोनू चल रहा था। आंतरिक बाह्य दोनों व्यापार काफ़ी अच्छा था। बंदरगाह में हम लोग मुजरिस और पुहार को देख ही चुके हैं, और व्यापार के साक्ष्य हम लोग चूँकि अरिकमेडू से हम लोग को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जा करके हमारा संगम काल का जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश होता है। और अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा गुप्त काल से, ठीक है। थैंक यू।